हाँ, तो आज हम लोग अब पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग को इसलिए लाना पड़ा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ए और बी को अगर जोड़ के एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था सी वेक्टर, तो ये सी वेक्टर हमको सिर्फ ये पता दे पाता था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का फाइनल जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन क्या है और उसका वेक्टर वैल्यू क्या है। ठीक है ना? इससे ज्यादा हमको कुछ ये पता और कुछ करके नहीं दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमको सी का वैल्यू कितना है वो पता चल जाए, सी का कितना वैल्यू है, अगर वो पता करना है हमको, और साथ ही साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना एंगल बनाया ए से, मान लीजिए अल्फा बनाया, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी को ही आप आर भी कह सकते हैं, आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड पता चला इतना होगा। क्लियर? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो भाई एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे था, ए के डायरेक्शन से बी कितना घूम गया है, तो ए का डायरेक्शन मेरा ये है, बी का डायरेक्शन ये है, तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज माई एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। साथ ही साथ अगर हमको ये मन है कि ये अल्फा कितना है वो बता दिया जाए, तो भी वो ट्रायंगल लॉ नहीं दे पा रहा था, तो कौन दे पाएगा, पैरेललोग्राम दे देगा। तो आइए इसको अच्छा से हम लोग सीखते हैं कि ये कैसे आया। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो पैरेललोग्राम के मदद से हम रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं। तो क्या किया गया, पैरेललोग्राम पहले बना दिया गया, इसका सहारा लेकर। ये दो साइड हो गया पैरेललोग्राम के, बाकी दो साइड इसी के मदद से हम लोग, ये हो गया और ये हो गया, रिजल्टेंट मेरा ये हो गया, ये आर वेक्टर हो गया। थोड़ा आप कंस्ट्रक्शन किया गया, क्या किया गया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाए हम लोग और इसको नीचे गिराए। इसको अगर हम P मान लें, इसको Q, इसको R, इसको S, इसको T, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि PQ का वैल्यू A है। यानी आप एक बात ये कह सकते हैं कि दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। फिर आप कह सकते हैं कि QS इक्वल टू क्या है, B है, दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ B। आप R वेक्टर को कह सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड को अगर दिखाना है तो आप दोनों साइड क्या करेंगे, मॉड ऐसे लगा देंगे। इसको आप सिंपल में ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू A प्लस B भी लोग लिख देता है शॉर्ट में, माने एरो बिना दिए, जैसे हम अभी जो लिख के लाए थे पहले, है ना। हालांकि अवॉइड करना चाहिए ताकि समझ में आए कि हम क्या लिख रहे हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, इसमें भी हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि देखिए ये वाला एंगल कितना होगा बताइए, थीटा। ए का बी से एंगल थीटा है, ये हमारा लेंथ QR है, ये लेंथ मेरा RS है, ये QS लेंथ को B बोलेंगे। तो थोड़ा अगर हम बात करें बड़े ट्रायंगल में, बड़ा वाला ट्रायंगल को थोड़ी दिखाते हैं आपको यहां पर, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये हमारे पास P हो गया और ये हो गया R और ये हो गया ये वाला, देखिएगा सॉरी, इसको लेना चाहते हैं हम, PR के बाद ये वाला S है ना। ये हमारा S हो गया और यहां से यहां तक हो गया R का मैग्नीट्यूड, ये हो गया R इक्वल टू A प्लस B, यही ना हुआ, कोई दिक्कत क्या है। देखिए अभी केवल R लिखे हैं, यानी मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। अब देखिए तो PR इक्वल टू क्या है, PQ प्लस QR, PQ प्लस QR। और थोड़ा गौर करिएगा, QR को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम cos थीटा लिखें, यहां पर लिखते हैं cos थीटा, किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस लिखेंगे क्या, तो QR बाई B लिखेंगे क्या, तो QR इक्वल टू कितना आ जाएगा, B cos थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूं, PR हो गया PQ, PQ का मतलब A प्लस B cos थीटा।
अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यू आर हमारा बी कॉस थीटा के बराबर हो गया। तो यहां से यहां तक हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा। और अगर हम साइन थीटा लगाएं इस ट्रायंगल में, तो साइन थीटा लगाते हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि एस आर बाई बी होगा क्या, तो एस आर इक्वल टू कितना हो गया, बी साइन थीटा, यानी कि ये वाला वैल्यू हो गया बी साइन थीटा। अब बचपन वाला फिर चीज, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, सो दिस इज बिहेविंग लाइक हाइपोटेनस, सो आई कैन राइट आर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा, बेस का स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां क्या होगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है? अब अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आर इक्वल टू रूट ओवर दिस इज एक्स प्लस वाई, इसको अगर आप एक्स ट्रीट करें और इसको पूरा वाई, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं है ये, तो क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, फिर क्या लिखिएगा बी स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या लिखिएगा 2ab कॉस थीटा, और एक लास्ट में टर्म ये वाला तो खुद में बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करिएगा, आर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। और आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्या आप लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत क्या? रिजल्टेंट मेरा आ गया ना, मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब इसमें अगर आपसे बोले कि भाई ये रिजल्टेंट वेक्टर इससे कितना एंगल बना रहा है, तो यही ना एंगल बना रहा है अल्फा। आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए बी और थीटा, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो यहां से अल्फा निकालना भी आसान है। अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फा लगा दें, इसको हटा सकते हैं, अगर हम tan अल्फा लगा दें, बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फा लगा देते हैं, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर बी साइन थीटा हुआ, बी साइन थीटा हुआ, और बेस क्या हुआ ए प्लस बी कॉस थीटा। सो मैं लिख सकता हूं कि अल्फा का वैल्यू, चलिए थोड़ा सा फिल करते हैं, tan अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। मान लीजिए कि इसका वैल्यू सॉल्व करने पर मान लीजिए √3 आ गया, मान लीजिए, तो भैया अल्फा कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री क्या होता है √3। मान लीजिए कि कुछ आ गया 1/2 आ गया, अब tan अल्फा 1/2 कब होता है ये तो हमको भी नहीं पता है, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग याद रहते हैं tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री, और फिर इस आगे भी है, लेकिन हम लोग इतना याद रखते हैं, और लेकिन इसके बीच वाला हम लोग को याद नहीं रहता है, किसी को याद नहीं रहता है। हो जाइएगा आप लोग तो साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलेगा, फिर आदमी वहां पर निकालता है कैलकुलेटर से हायर स्टडीज में है। तो अब यहां पर कैसे काम निकालिएगा, मान लीजिए tan अल्फा इक्वल टू 1/2 आ गया, ये तो कोई स्टैंडर्ड वाले में गिरता नहीं है, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री में नहीं गिरता है, तो इसको आप चुपचाप मुंह उठा के ऐसे लिख दीजिएगा tan इनवर्स 1/2, यानी कि अल्फा को छोड़ के इधर tan को उधर ले जाएगा तो tan इनवर्स 1/2 हो गया। यानी कि अगर इसका फॉर्मूला अगर हमको लिखना है तो हमको ये लिखना चाहिए कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b साइन थीटा डिवाइडेड बाई प्लस b कॉस थीटा, दिस इज माई अल्फा इन जनरल, है ना, b साइन थीटा प्लस b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा। बढ़े आगे। अब आइए रिजल्टेंट पर और अल्फा पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें फटाफट करते हैं। इसको हटा सकते हैं, यूट्यूब में डाल देंगे, लिख लीजिएगा बढ़िया से ना, कुछ इंटरेस्टिंग बातें होंगी। अब जैसे स्पेशल केस का हम लोगों ने स्लाइड भी बनाया है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर में स्पेशल केसेस हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम,
आर क्या था आपका बच्चे लोग, आर क्या था बताइए तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर आप चाहते हैं कि ये आर का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो आपको थीटा पर फोकस करना होगा, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स है, लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का डायरेक्शन को अगर हम चाहें तो बदल के थोड़ा कुछ अच्छे से सेट करके आर का वैल्यू मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दें, यानी कि जो वेक्टर हमारा था ए और बी, मान लीजिए ए वेक्टर ये था और बी वेक्टर ये था, और मन में ऐसा फील करिए कि दोनों वेक्टर का नाम फोर्स है, तो ये दोनों फोर्स अगर इस ब्लॉक पर लग रहे हैं तो ये ब्लॉक पर मैक्सिमम फोर्स कब लगता, जब बी भी बेचारा ए की तरफ हो जाता या ए भी बी की तरफ हो जाता, तो दोनों मिलके खींचने लगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का वैल्यू बढ़ गया होगा, ज्यादा जोर से खींचाएगा ब्लॉक, यानी कि थीटा जिस समय 0 डिग्री हो जाएगा उस समय जो रिजल्टेंट मिलेगा हमको मैक्सिमम मिल सकता है। तो थीटा अगर 0 करिएगा बच्चे, थीटा 0 होगा तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो उस समय ये आर आपका कितना होगा देखिए तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। अब ये बचपन वाला फॉर्मूला है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूट अंडर क्या होता है, ए प्लस। तो आर विल बी मैक्सिमम, आर विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा विल बी 0 डिग्री। सो आपको अगर एग्जाम में आ जाए कि इन व्हाट कंडीशन रिजल्टेंट वेक्टर विल बी मैक्सिमम इफ बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, if two vectors are inclined with each other by some angle, if both vectors are anti parallel, लटर पटर, तो क्या बोलिएगा, पैरेलल बोलिएगा। समझ रहे ना बात को, अगर पैरेलल हो जाए, और इसको अनुभव भी कर सकते हैं, दो आदमी मिलके एक ही बच्चा को खींचने लगे एक डायरेक्शन में तो जल्दी जल्दी खींचाएगा ना, ज्यादा फोर्स लगने लगेगा। आगे बढ़े, स्पेशल रिजल्टेंट मैक्सिमम के लिए हो गया। फिर कहती है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, स्पेशल केस रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर विल बी मिनिमम। आप ही थोड़ा बताइए, छोड़िए ना, हम लोग फिजिक्स नहीं जानते, हम लोग इंसान तो है ना भाई, दिमाग है ना, कॉमन सेंस है ना। हाँ, कल हम रात को इसमें डूब गए थे कि बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है, तब डेफिनेशन बनाने लगे बुद्धि और विवेक का अपने दिमाग से। ठीक है, हम बोल सकते हैं थोड़ा सा, अभी हम विवेक के बारे में समझ गए हैं कि विवेक क्या होता है। विवेक का हिंदी मतलब जानते हैं आप लोग, विवेक का मतलब मेरे हिसाब से चेतना है, यानी कि इसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। किसी का विवेक अच्छा है, जैसे सपोज दैट एक बर्थडे पार्टी है, उसमें एक हस्बैंड बहुत अच्छे से अपने बीवी के लिए केक को बनवाया, और जब शुरू होना हुआ प्रोग्राम तो उधर से वेटर लेके बड़ा सा केक आया, एक वीडियो भी बड़ी पॉपुलर हुआ था ये वाला। अब वो वेटर बड़ा सा केक लेके आ रहा था, अब कटन गिर गया, उस वक्त वो हस्बैंड क्या करता है, बोलता है कि ये एक सिचुएशन है, चम्मच लेता है, गिरा ही वाला केक में से जो उठा हुआ पार्ट है जमीन से, उसमें से निकाल के खाता है एक चम्मच और सबको बोलता है अरे आइए एंजॉय करिए। यहां पर पढ़ाई लिखाई वर्क नहीं करता है, यहां पर काम किया उसका विवेक। क्या है ये हुआ विवेक। इसके लिए पढ़ना लिखना क्या डिग्री है वो मैटर नहीं करता है, यहां पर मैटर करता है कि आपकी चेतना कितनी सही है। चेतन, चेतन का मतलब हुआ आत्मा से जुड़ा हुआ। तो यहां पर पढ़ाई लिखाई जरूरत नहीं आया। इसका एक और एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए झारखंड में साग सब्जी सब कुछ फलता है, यहां पर तो अनाज की कमी नहीं ना है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मांस मछली खाते हैं, यानी कि नॉन वेजिटेरियन है, यानी किसी जीव को मारकर खाते हैं। तो अब यहां पर हम मैंने बायस नहीं होना है, बस एक बात करें तो किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चारों धर्मों में रिलीजन में, जिनको यह चेतना है कि हम किसी मां को मार के अपना पेट क्यों भरें। इरफान खान जो थे हमारे एक्टर, जो नहीं रहे, उनकी यह चेतना थी, उनकी यह चेतना थी कि भाई हम किसी को मारकर किसी को कैसे खा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, इसके लिए क्या चीज की जरूरत है, विवेक की। और बुद्धि क्या होता है, बुद्धि लगता है कि विवेक ही है, लेकिन बुद्धि जो है ना वो हमारा सराउंडिंग जो हमको सिखाता है धीरे धीरे, और एक दिमाग डेवलप होता है सोचने के लिए किसी के प्रति या किसी चीज का डिफिनेशन बनाने के लिए, ये बुद्धि है मेरे हिसाब से।
लेकिन विवेक के लिए पढ़ने लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये एक आंतरिक चीज है, या आत्मा माने कि चेतना वाली चीज, समझ गए। आज जहां पर यूरोप कंट्री में भाई साग सब्जी होता ही नहीं तो आदमी खाएगा ही ना नॉन वेज, बट यहाँ पर तो जरूरत, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी नहीं खाते हैं लगता है, अभी आप बोले हैं नहीं खाते हैं, ठीक है भाई। हम लोग थोड़ा आध्यात्मिक में चले गए, आइए इधर आते हैं। हाँ तो हम लोग, अरे फटके नहीं थे हम, मान लीजिए फिजिक्स नहीं जानते हैं, अरे भाई तो अनुभव क्या कहता है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, इनको एक जन इधर खींचे, ये 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगते खींचने के कारण, हम इधर 9 मीटर पर सेकंड से इनको दौड़ाने का प्रयास कर लें तो रिजल्टेंट क्या आएगा 1 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर दो वेक्टर, मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, अगर ये दोनों के बीच 180 डिग्री एंगल हो जाए तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा मालूम है, देखिए रिजल्टेंट को फील करिए, ये ए वेक्टर हुआ, मान लीजिए कि ये 10 न्यूटन है, मान लीजिए कि ये 4 न्यूटन है, तो क्या किया 10 न्यूटन में से 4 न्यूटन खा गया, इतना अमाउंट खा गया 10 न्यूटन का, तो बचा इतना ही ना, कितना न्यूटन बच गया 6 न्यूटन। यानी कि दो वेक्टर तब मिनिमम होगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट तब मिनिमम होगा जब दोनों क्या हो, एंटी पैरेलल हो। ये तो हम लोग भावनाओं से बात किए, अब ये लोग को मैथमेटिकली क्या बोलता है भैया कि थीटा अगर 180 डिग्री हो, थीटा कितना हो 180 डिग्री हो, तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू सेट किया गया है -1, और इसके फलस्वरूप रिजल्टेंट वेक्टर को थोड़ा देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं बोलिए आप लोग, कॉस थीटा था ना, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। अच्छा बच्चा लोग a माइनस बी भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर, चाहे b माइनस ए भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों का फॉर्मूला क्या लिखिएगा आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये दोनों हो सकता है ना, a माइनस बी का भी होल स्क्वायर हो सकता है b माइनस ए, तो रूट के अंदर से जब स्क्वायर हटेगा तो a माइनस बी आएगा या फिर b माइनस ए आएगा। यानी कि दो वेक्टर का जो मिनिमम वैल्यू है या तो वो a माइनस बी होगा या फिर b माइनस ए होगा, जो बड़ा है उसको पहले लिख दीजिएगा। 10 में से 4 गया तो 6, या फिर कभी मान लीजिए कि आप b को मान लिए बड़ा और a को मान लिए छोटा, तो बड़ा में से छोटा को घटा देना है ताकि रिजल्टेंट जो मिले पॉजिटिव मिल जाए। अरे बात है ना, इससे फाइनली कंक्लूजन क्या मिलता है कि दो वेक्टर का जो मिनिमम वैल्यू होगा, ये r मिनिमम इतना होगा और ये r मैक्सिमम कितना होगा a प्लस बी, यानी दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी हो सकता है और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इसी के बीच में लाई करेगा, इससे कम भी नहीं हो सकता है और इससे, इस पर भी एक बार नीट में बहुत शानदार क्वेश्चन आया था, अभी यहाँ मैंने हम दे सकते हैं आपको, दिखाते हैं रुकिए, एग्जैक्ट तो हमको याद नहीं है लेकिन हम उस पर लगभग आपको बता सकते हैं। कहता है 4 4 16 16 9 25 होता है ना, बोलता है कि दो फोर्स है F इक्वल टू 3 न्यूटन और F इक्वल टू 5 न्यूटन, सीधे बोलता है कि पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर में बी, दो वेक्टर है 3 न्यूटन और 5 न्यूटन का, बोलता है कि ये किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, ये किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है 3 न्यूटन और 5 न्यूटन, तो बोलता है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 में बी, ऑप्शन ए 7 न्यूटन, बी 1 न्यूटन, डी 9 न्यूटन, डी 10 न्यूटन। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इतना खूबसूरत क्वेश्चन है कि ये चेक करना चाह रहा है एग्जामिनर कि आप कितना फील करते हैं पैरेललोग्राम को या फिर रिजल्टेंट को। आप दो वेक्टर को बनाकर एक नया वेक्टर का जन्म करिएगा, रिजल्टेंट 3 न्यूटन और 5 न्यूटन का, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 8 न्यूटन, मिनिमम वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई 2 न्यूटन, यानी कि इसका वैल्यू 2 न्यूटन से कम नहीं हो सकता है, तो 2 न्यूटन से कम कौन है, ये गया, 8 न्यूटन से ज्यादा कौन है, तो ये गया। अरे तो कौन हो सकता है मेरे भाई, नहीं फील करते हैं आप लोग,
नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी भकवाई हुई है। बोलिए बोलिए बोलिए। बड़ी पिटाएगी ये। अरे भाई देखो, मैक्सिमम वैल्यू 5 और 3 जोड़ देंगे तो 8 न्यूटन आएगा। किसी भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, a प्लस बी। यार a एंड b f1 और f2, तो दोनों को करेंगे तो भाई अधिक से अधिक हो सकता है 8 न्यूटन, जब एंगल होगा 0 डिग्री, और जब 180 डिग्री होगा तो 2 न्यूटन। तो जो भी अब रिजल्टेंट आएगा इसी के बीच में रहेगा, 2 से 8 के बीच में, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट 2 न्यूटन होगा मिनिमम। मैक्सिमम क्या हो सकता है, 8 न्यूटन। हम आपसे पूछें कि ये 2 से 8 न्यूटन के बीच में वैरी कराने वाला कौन सा कीड़ा है, एंगल। कौन है कीड़ा, ये थीटा बदलते रहिए, 2 से 8 के बीच में वैल्यू मिलते रहेगा। 2 न्यूटन से 8 न्यूटन के बीच में वैल्यू, थीटा 0 तो 8 न्यूटन बन जाएगा दोनों मिलके, थीटा 180 तो बन जाएगा 2 न्यूटन। अब बाकी सब एंगल के बीच में 2 से 8 न्यूटन के बीच में नाचते रहेगा इसका रिजल्टेंट। तो भाई 1 न्यूटन नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम तो 2 न्यूटन होगा, मैक्सिमम 8 न्यूटन होगा, तो 9 न्यूटन और 10 न्यूटन की बात नहीं होता। 7 न्यूटन इज लाइंग बिटवीन 2 न्यूटन 8 न्यूटन है, 7 न्यूटन इज लाइंग बिटवीन 2 न्यूटन टू, आप लोग नहीं समझते हैं, आप लोग समझते हैं, नहीं समझते हैं क्या, फील करते हैं। नीट में आया है, क्या जब मांगता है नीट आपसे, क्या मांगता है, स्पीड भी बढ़ाओ और थोड़ा दिमागो दिखाओ। ऑपरेशन करोगी, कैंची घुमाना है पेट के अंदर, अब तो लेजर ऑपरेशन हो गया है, उसमें भी अच्छा से लेजर को डालना है, ये नहीं कि पता चला यहां पर से निकालना था मांस, निकाल दिए इधर का। योर IQ मस्ट बी वेरी हाई, इफ यू वांट टू बिकम a very good surgeon, your IQ should be very high, then you can feel what should be the angle for which I can put my laser operation equipment। नहीं समझते हैं क्या, IQ का बड़ा रोल है प्लेटफॉर्म पर आने पर। ये सब बेंच पर जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक ये सब काम करेगा, जब प्लेटफॉर्म पर आइएगा जिस समय हथौड़ा चलाना होगा, कैंची चलाना होगा, उस समय काम करता है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस बढ़ाइए इसके माध्यम से, आपको जो भी चीज पढ़ रहे हैं याद रखिएगा, इट इज इंक्रीजिंग योर कॉमन सेंस IQ लेवल। बाकी टेक्निकल थीटा बीटा ये सब तो चलते रहेगा जिंदगी भर। अब क्या आती है, हाँ ये कहती है कि भैया दो वेक्टर अगर अनइक्वल है, एगो 5 न्यूटन है और एगो 2 न्यूटन है, तो मिनिमम कितना आया था भाई, 5 और 3 न्यूटन का मिनिमम क्या था, 2, 0 हुआ क्या, नहीं ना। तो वही कहता कि अगर दो वेक्टर हमारे पास है A और B और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम नहीं है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड विल नेवर बी 0। सही बात है, क्योंकि R का वैल्यू क्या होगा, A माइनस बी, मिनिमम ये होगा, R मैक्सिमम क्या होगा, सॉरी A प्लस बी। कभी भी इसका वैल्यू आएगा तो 0 से बड़ा ही आएगा ना, क्योंकि दोनों बराबर तो नहीं है। अगर बराबर रहता तो यहां पर 0 हो जाता। इसको भी फील करिए, जब भी आप अटकिए ना तो इसको कहिए कि सर फील क्यों नहीं आ रहा है, तो ऐसे फील करिए। दो आदमी है, इसको 10 न्यूटन से इधर खींचा, हम भी 10 न्यूटन से इधर खींचे, ये कहां दौड़ेगा, वहीं रुका हुआ है, चिल्ला रहा है अरे यार काहे खींच रहा है तुम लोग हमको। ह्यूमन बीइंग है ना, चिल्लाएगा, शरीर का मस्कुलर पेन होगा उसको है, लेकिन वहीं रहेगा। अरे नहीं समझते आप लोग, 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, चिल्लाएगा खाली, चलेगा नहीं। हाँ छोड़िए ना, आप ही को करके दिखाएंगे अभी। दो चार गो लड़की लोग खींचेगी आपको, दो इधर से दो इधर से, समझे, तो चलेगा नहीं, मोशन नहीं होगा ऑब्जेक्ट में। रिजल्टेंट क्या हो गया, 0, रिजल्टेंट फोर्स 0, दैट्स व्हाई ही इज नॉट मूविंग ना, देयर इज नो एक्सेलरेशन, फोर्स इज 0, ए 0। फील कर रहे हैं, चलिए पैरेललोग्राम लो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बता ही दिए, अल्फा 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 इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। चलिए आइए फील करते हैं कोई चीज, एंगल के बारे में फील करते हैं ना। इसमें भी एक स्पेशल केस है, कहां गया, मान लीजिए सपोज दैट कि एक हमारे पास वेक्टर a है,
एक वेक्टर हमारे पास बी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर नहीं है, लेकिन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर मैग्नीट्यूड है, यानी मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है। ये हमारा थीटा है ना, कोई दिक्कत? हम पैरेललोग्राम से ट्रायंगल लॉ में आते हैं। पैरेललोग्राम से किस में आते हैं? ट्रायंगल। तो देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ये ट्रायंगल लॉ से ये दिखा रहे हैं। देखिए, इसको बस यहां रख दिए हैं, ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। ये ट्रायंगल लॉ से ए प्लस बी बन गया ना, कोई दिक्कत क्या? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये क्या है? अल्फा है। अगर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा? यहां से फिल करिए, ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर इन दोनों का वैल्यू बराबर है तो ये रिजल्टेंट जो जाएगा ना, एकदम बीचों बीच जाएगा। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? ये याद रखिएगा, अगर टू वेक्टर्स बाई मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो रिजल्टेंट विल बी द बाइसेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स एंगल। अरे बात समझ में? इसको हम लोग चाहे तो साबित कर सकते हैं कि भाई अल्फा इक्वल टू क्या होगा? थीटा बाई 2 होगा इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको कैसे साबित करेंगे दिखाएं आप लोगों को? दिखाते हैं, देखिए। tan अल्फा इक्वल कितना है बताइए तो? b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। थोड़ा सा यहां मैथ्स यूज होगा, डिराइव कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2 होगा इफ a इक्वल टू b, बट a वेक्टर नॉट इक्वल टू b। मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन बराबर नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है। अर्जेंट है क्या? हाँ ठीक है, बोलो बनाने के लिए, है ना। tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। अब हम b को a से रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज मैग्नीट्यूड वाइज बोथ इक्वल, सो आई कैन राइट tan अल्फा इक्वल टू b के बदले मैं a लिख सकता हूं, a sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस a cos थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूं sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, a कॉमन लिया मैंने, फिर ऊपर से कट गया। अब थोड़ा मैथ्स का यूज होगा, इसलिए पैनिक मत होइएगा। sin थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है मैथ्स की दुनिया में। 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2 से एक cos गया यानी स्क्वायर गया, और 2 से 2 गया, तो tan अल्फा कितना आ गया बच्चे? tan थीटा बाई 2। देखिए, sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2। नाउ tan और tan उड़ गया, काटा नहीं जाता है, ऐसा माना जाता है कि हट गया। कंपेयर करते हैं अल्फा को हम लोग, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? थीटा बाई 2। सो इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल बाय मैग्नीट्यूड then resultant will be the bisector between the two vectors angle। कोई दिक्कत क्या? ये एक स्पेशल केस हो गया। एक स्पेशल केस और है जो नीट में अभी तक 3-4 बार आ चुका है क्वेश्चन, और वो क्या है? अभी तक 3-4 बार रिपीट हो चुका है स्पेशल केस में। वो कहता है क्या कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है बच्चे, और दोनों के बीच अगर 120 डिग्री एंगल है, तो जो रिजल्टेंट आएगा ना वो ए और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा। वही देखिए स्पेशल केस को हम लोग स्लाइड बनाए हैं। स्पेशल केस, इफ थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, यानी दो वेक्टर हैं, क्या है? दो वेक्टर हैं बच्चे लोग। मान लीजिए कि ये हमारा फोर्स है 10 न्यूटन, क्या है? ये भी फोर्स हमारा क्या है? 10 ही न्यूटन है। क्या दोनों फोर्स वेक्टर वाइज बराबर है? नहीं, एक फोर्स इधर की ओर है, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, दोनों का वैल्यू बराबर है। अगर हम इसको F1 बोलें और इसको F2 बोलें तो F1 और F2 वेक्टर वाइज बराबर नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है। और अगर ये 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है, यानी कि एक ब्लॉक है हमारे पास, एक ब्लॉक पर 10 न्यूटन इधर लग रहा है बच्चे, और एक इधर 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा, इसका रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम से ऐसे, और ये होगा रिजल्टेंट, ये भी 10 ही न्यूटन आएगा। रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आएगा? 10 ही न्यूटन आएगा। उसको रटने का जरूरत नहीं है, उसको सत्यापित कर सकते हैं हम लोग। कैसे? आर इक्वल टू क्या होता है बच्चे? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस 120 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है।
और cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या है? -1/2। तो क्या मैं नहीं लिख सकता हूं ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, 2a² हो गया, और यहां पर भी 2a² हुआ, और यह -1/2 हुआ, 2 से 2 गया। क्या आप दिक्कत में हैं? समझ रहे हैं? ठीक है, ये माइनस यहां गुना हुआ तो -a² हुआ, तो 2a² - a² इक्वल टू a² इक्वल टू a आ गया। दिस इज माय रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर आ गया? a के कारण a के बराबर आ गया। सो इफ टू वेक्टर्स आर equal by magnitude and inclined by 120 degree with each other, then resultant will once again same of a and b. That means a equal to b equal to a. वही लिख रहे हैं, then resultant will be once again a, where a equal to b and b and resultant is also a. चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या कहती है? ये ऐसा ही है, बता देते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर लेट थीटा विद एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी स्पेशल केस कंपोनेंट वेक्टर। चलिए इन दोनों को जोड़ के करेंगे तो इतना आ जाएगा। बात सही है, दिखाते हैं आपको कैसे। मान लीजिए कि हम दो वेक्टर को ऐसे दिखा रहे हैं, ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, इसको ए है तो ए ही लिखा होगा, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। बी वेक्टर क्या हो गया? बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। बच्चे इसको अगर जोड़िएगा तो क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप हो जाएगा। ये वाला दोनों एक साथ जुड़ जाएगा। आप ध्यान लगा रहे हैं ना? हमको लग रहा है आपका मोबाइल ऑन है, थोड़ा सा देखिएगा, है ना? ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ यही है कि हम बहुत हाईली मोटिवेटेड बच्चे को ही पढ़ा पाएंगे। यानी क्लास के आवर में एकदम जम के पढ़िए, हंसी मजाक भी कर लीजिए हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो खुद ही हंसाते रहेंगे एकदम बको ध्यान, हम बगुले की तरह। बगुले सुने आप लोग? बगुला कैसे मछली पकड़ता है? एक पैर पर ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसे ही देखते रहेगा, जैसे मछली क्रॉस करेगी पट से अपना खींच लेता है। बको ध्यानम स्वान निंद्रा, यानी कुत्ते की नींद सोइए, बहुत कम सोइए। और क्या है? बहुत सारा है, 3-4 वो कुछ गुण है। स्वान निंद्रा बको ध्यानम अल्पाहारी, कम थोड़ा मैंने कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए, खा लीजिए तो नींद आने लगेगा। और एक और कोई गुण है, ये सब विद्यार्थी में ये सब रहना चाहिए। पूरा ध्यान लगा दीजिए, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, एक बार में नीट निकल जाएगा। केवल मसला क्या है मालूम है नीट के लिए? स्पीड। याद रखिएगा, 3 घंटा में आपको कितना क्वेश्चन बनाना है? 45 प्लस 45 प्लस 90, टोटल कितना? 180 ठो क्वेश्चन बनाना है। कितना मिनट है भाई आपके पास? 180 मिनट। अरे भाई 60 मिनट और 3 घंटे, 60 मिनट के हिसाब से 3 घंटा, 180 मिनट, 180 क्वेश्चन। क्या चाहता है नीट का एग्जाम सेट करने वाला? क्या चाहता है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और आगे बढ़ो और बना भी लो और OMR भी भर लो। नहीं तो हाँ OMR भी भरना, 20 मिनट देता है पढ़ने के लिए, फिर तो पढ़ के ही ना क्वेश्चन लोग रंगेगा। बात सही है, OMR रंगने में लगभग चला जाएगा 5 मिनट, 180 क्वेश्चन का। आप समझिए कि नीट का एग्जाम आपसे ये चाहता है कि आप फटाफट क्वेश्चन बनाइए, इसलिए एग्जाम में बैठिए तो सबसे पहले बायो बना लीजिए, बायो बना के टाइम बचा लीजिए, फिर केमिस्ट्री बना लीजिए, वहां भी टाइम बचा लीजिए, और फिर थोड़ा फिजिक्स पर थोड़ा ज़्यादा 1.25 घंटा टाइम को दीजिए, और 5 मिनट बर्बाद करिए क्या चीज़ में? पेन उठाइए जल्दी से या पेंसिल, और क्वेश्चन को फट से पढ़ के, एक फील आता है ना आदमी को कि ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, उसमें सिंगल डॉट मार दीजिए। जो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, लगता है कि ये मेरे औकात का क्वेश्चन है या औकात से भी बिलो का, उसको फट से डॉट मार दीजिए। एक डॉट का मतलब है इसको पहले मैं बनाऊंगी, फिर मैं डबल डॉट में जाऊंगी। डबल डॉट वाला इसमें हमको थोड़ा मेहनत करना होगा, और ट्रिपल डॉट तुरंत कर दीजिए जिसको लगता है कि आपसे बनेगा ही नहीं, टाइम मिलेगा तो बनाया जाएगा।
देखिए एक एक बात मूल्यवान है, डॉट ही मारिएगा, राइट मत मार दीजिएगा। उस एक बार हम अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे ही कर दिए थे। हमको लगा कि ये सब क्वेश्चन हम बना लेंगे, पहले सेमेस्टर का एग्जाम था, हम राइट मार दिए। राइट मार दिए तो क्वेश्चन बनाने के दौरान में हम भूल गए कि राइट मारने का मतलब है कि हमको ये बनाना है। हम ये समझने लगे कि राइट का मतलब हम बना चुके हैं, समझ गए। और हम 3-4 क्वेश्चन जानते हुए भी छोड़ के आ गए, क्योंकि हम राइट मार दिए तो हमको लगा कि हम बना लिए हैं, कॉपी में लिख दिए हैं, समझ गए। इसलिए डॉट मारिएगा, जब बन जाएगा तब उस पर राइट मारिएगा। तो ऐसे करिएगा तो आपका 180 मिनट में 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हो जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन बन भी जाएगा। क्योंकि आपका हर 45 क्वेश्चन में आपका आसान क्वेश्चन होगा, वो पहले बन जाएगा, तो मोटिवेट भी हो जाइएगा क्लास एग्जाम हॉल में। जहां मोटिवेट हुए एग्जाम हॉल में तो टफ क्वेश्चन भी बनने लगता है। आदमी का दिमाग अगर ठीक है, शांत है, हड़बड़ाहट नहीं है, तो डिफिकल्ट सिचुएशन भी आसान लगने लगता है, हल्का लगने लगता है। इसलिए पहले आसान क्वेश्चन बना के अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी कर लीजिए एग्जाम हॉल में। दैट ऑल दीज आर स्ट्रेटजी, ठीक है। फिर बनाते रहिए। एक बार रिदम आ गया बनने का ना, इतना शरीर में एनर्जी और दिमाग में ताजगी आ जाता है कि सब बनने लगता है। फिर दिमाग एकदम सही डायरेक्शन में काम करने लगता है। कहाँ थे जी हम लोग? हाँ यहाँ देखिए, हाँ देखिए ये कैसे आया था ना, तो आर वेक्टर इक्वल टू इतना आ गया। अब बताइए इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए एक्स, ऐसे ही ना होगा, स्क्वायर हो जाएगा। नहीं बताए थे पिछले क्लास में कि अगर एक वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इट इज बिहेविंग लाइक ए, इट इज बिहेविंग लाइक बी, इट इज बिहेविंग लाइक सी। कोई दिक्कत क्या? सो अगर दो वेक्टर आपके पास है, उसका रिजल्टेंट और एंगल नहीं पता है, तो ऐसे भी जोड़ के आप इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। और अगर एंगल पता रहता तो हो जाता सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट अंडर। अगर एंगल पता होता और मैग्नीट्यूड पता होता तो ये होता, और अगर नहीं कुछ पता है तो ये करते। अगर एंगल नहीं पता है, अगर वेक्टर का एंगल नहीं पता है तो आप ऐसे करते। इस पर हम एक क्वेश्चन करवाते हैं, रुकिए आप लोग। ये क्या है यार, पॉलीगॉन तो पढ़ा ही दिए ना। अब देखिए इस पर हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है F1 इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप न्यूटन। एक वेक्टर है F2, यह है -2i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। इन दोनों वेक्टर का, इन दोनों फोर्स इस ब्लॉक पर लग रहे हैं एंड फोर्स को इस वेक्टर के रूप में दिखाया गया है। क्या इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता है? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता है? हम आपसे बोल दें कि भैया ऐसे ये निकालिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालिए। नहीं, सिंपल बोल रहा है कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर का क्या निकालिए? मैग्नीट्यूड। तो अब यहां पर अगर ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, तो बच्चे F1 का मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लीजिएगा। F1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। F2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 2